बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग स्टूडेंट्स कैशे के बारे में पढ़ रहे थे, वहीं से स्टार्ट करते हैं। ओके, मैंने ये बात बोली थी लास्ट टाइम कि इंटेल की जो असेंबली है वो एक्यूमुलेटर बेस्ड है। मींस अगर हार्ड डिस्क के पास कोई डेटा है और वो ट्रांसफ़र करना चाहता है तो सीपीयू क्या करता है, उस डेटा को बफर में से उठाएगा, हार्ड डिस्क की बफर में से उठाएगा और उसको मूव करेगा एक्यूमुलेटर रजिस्टर में, और देन एक्यूमुलेटर रजिस्टर से फिर आगे उसने जहाँ पे भी मसलन रैम में मूव करना है या कहीं पे भी मूव करना है तो उसके बाद आगे करेगा। तो इसका मतलब ये है कि डेटा को किसी भी डिवाइस के अंदर से पहले सीपीयू के अंदर आएगी और फिर सीपीयू से आगे मूव करेगा। किसी एक काम के लिए भी सीपीयू जो है वो दो दफ़ा काम करता है, यानी उसके प्रोसीजर्स होते हैं या प्रोसेसेस होते हैं जिनको वो करता है। ठीक है, स्टूडेंट्स ये उसकी वर्किंग होती है, ये उसका मैकेनिज्म है सीपीयू का, और ये इंटेल की असेंबली इस तरह से होती है। इंटेल जो है, इसीलिए इंटेल के बारे में हम ये कहते हैं कि इंटेल जो है वो एक्यूमुलेटर बेस्ड है। ठीक है, डेटा जो है इस तरह से वर्कआउट होता है। ठीक है, अगर डिवाइस से डेटा जो है सीपीयू की तरफ जाएगा, ठीक है, लाइक कीबोर्ड से डेटा सीपीयू की तरफ जाएगा तो हम इसको बोलेंगे ये इनपुट है। ठीक है, अगर सीपीयू से कोई डेटा बाहर की तरफ मूव करेगा, यानी सीपीयू डेटा सीपीयू के रजिस्टर्स में उसे उठा के कहीं और मूव करेगा तो इसको हम आउटपुट बोलते हैं। ठीक है, लाइक कीबोर्ड से डेटा उसने पिक किया और सीपीयू रजिस्टर में रखा और उस डेटा को उठा के अगर मॉनिटर पे डिस्प्ले किया तो ये हम इसको आउटपुट बोल देंगे। इवन इफ के अगर वो करैक्टर जो है उसने हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर किया तब भी हम उसको आउटपुट बोल देंगे। ओके, सो कैशेस स्टूडेंट्स यहाँ पे कंप्लीट हो गई। मैंने आपको बताया है कि रजिस्टर्स के बाद जो सेकंड नंबर पे जो चीज़ आती है वो कैशे होती है। कैशे जो है, रजिस्टर सबसे ज़्यादा फास्ट हैं, उसके बाद कैशे की बारी आती है। और कैशे के मैंने आपको 3 लेवल्स बताए हैं, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 कैशे, और मैंने अपने सिस्टम की कैशे आपको यहाँ पे चेक भी करवाई है। ओके, आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। आगे हमारे पास है मेन मेमोरी। मेन मेमोरी के अंदर आपकी रैम आ जाती है। हम रैम के बारे में ज़्यादा बात करते हैं, रोम की भी हम बात करेंगे, बट पहले रैम की हम ज़्यादा तफसील से बात करते हैं क्योंकि रैम को हम बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। और आगे चल के इस मेन मेमोरी के ऊपर हमारे पास 2 चैप्टर होते हैं, एक इस मेमोरी के ऊपर हम पढ़ते हैं और एक वर्चुअल मेमोरीज। ये 2 मेमोरीज के ऊपर चैप्टर हैं। मेन मेमोरी की हेल्पिंग के तौर पर वर्चुअल मेमोरी होती है। मेन मेमोरी और वर्चुअल मेमोरी को हम इकट्ठा मिला के पढ़ते हैं तो हमारी रैम की ज़रूरत पूरी होती है। आगे चल के जब मेन मेमोरी का चैप्टर आएगा उसके अंदर मेन मेमोरी को हम पढ़ेंगे, और जब वर्चुअल मेमोरी का चैप्टर आएगा तो उसके अंदर ये देखेंगे कि हार्ड डिस्क को कैसे रैम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ओके, नाउ मेन मेमोरी कैन बी व्यूड एज अ फास्ट कैशे ऑफ स्टोरेज स्ट्रक्चर। ठीक है, अब मेन मेमोरी होती कैसे है? ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हम अपनी आसानी के लिए मैं आपको समझाने की गर्ज से एक काम करता हूं कि यहाँ पर मेन मेमोरी को ऐसे करके ड्रॉ कर लेता हूँ। फर्ज करें ये मेन मेमोरी है। ठीक है, ऑब्वियसली अगर ये ऐसे मेन मेमोरी है तो यकीनन ये कहीं ना कहीं से मैं कह देता हूँ कि ये 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, यानी ये जो मेन मेमोरी है इसके ऊपर ये जो डिवाइड हुई होती है। ठीक है, मेन मेमोरी किस तरह हुई हुई है, डिवाइड हुई हुई है सेल्स के अंदर। मैं ये सेल इसके अंदर बना देता हूँ, ये एक सेल है। ठीक है, ये सेल है। ठीक है, ये मेमोरी का एक सेल है। अब ये देखिए, ये जो सेल है, हर एक सेल जो मेमोरी का है वो 1 बाइट का है। ठीक है, इसको हम लिखते हैं कि ये कितना है, ये 1 बाइट है। ठीक है, 1 बाइट का ये डेटा है और ये कहाँ से है, ये इसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इस सेल की बात कर रहे हैं। ओके, क्लियर हो गया सबको? स्टूडेंट्स देखिए, ये जो रैम है, ये जो मेमोरी है, ये 1 बाइट के सेल्स के अंदर डिवाइड हुई हुई है और इसके ऊपर ये एड्रेस लगा हुआ है। ठीक है, ये जो एड्रेस है
ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस जगह पे हम डेटा स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। सो जब जहां पे हम डेटा स्टोर करेंगे हम उस एड्रेस के जरिए से डेटा को वापस भी हासिल कर सकते हैं एग्जैक्ट लोकेशन पे। सो ये एड्रेस्ड मेमोरी है, ये एक ऐसी मेन मेमोरी, एक ऐसी टाइप की मेमोरी है जो कि जिसके अंदर एड्रेस लगे हुए हैं। सो अगला जो एड्रेस होगा वो 1 होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसको नेक्स्ट डाल दूं तो ये 1 है, ठीक है। सो ये अगला जो सेल होगा ये सेल नंबर 1 है, ये 0 है ये वाला सेल, और ये वाला सेल 1 है, ओके। सो इस तरह से हम आगे चल के इसको आगे चला सकते हैं, और ये ठीक है। सो आप देख रहे हैं कि ये 0 और ये 1, सेल नंबर 1 यहाँ पर आ जाएगा, और एंड सो ऑन, इस तरह सेल्स आगे चलते जाएंगे। अब स्टूडेंट्स हम लोग बात करते हैं इसी मेमोरी की। मैं थोड़ी सी और आपको मिसाल देता हूं ताकि आपको समझ आए, और आपको समझ आए, प्रोग्राम्स के हिसाब से बताता हूं। आप सी की प्रोग्रामिंग कर चुके हैं, उस हवाले से मैं कहता हूं कि आप लिखते हैं इंट, सपोज आप लिखते हैं इंट ए, ठीक है। और चलें मैं इसको कैपिटल ए लिख लेता हूं, ठीक है, ताकि जरा थोड़ा सा लार्ज साइज में आ जाए, ओके। मैं फिर इसके बाद में सेकंड चीज में दो चीजें लिख रहा हूं आपके प्रोग्राम की। आप ये लिखते हैं इंट ए इज इक्वल टू 5, ओके। ये 2 चीजें, अगर ये 2 चीजें होंगी, ये प्रोग्राम के अंदर 2 चीजें आपने लिखी, मैं चाहता हूं इन दोनों को यहां आपको एक्सप्लेन करूं। मैं सपोज कर रहा हूं, याद रखिएगा ये जरूरी नहीं है कि जो मैं कह रहा हूं वही एज इट इज उसी तरह हो, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वेरी करेगा, ठीक है। सपोज यहां पर आगे इस जगह पर ये एक सेल है, ठीक है, एक सेल है, और ये मेमोरी का दूसरा सेल है, ठीक है। सो ये मैंने क्या किया, रैम के अंदर 2 सेल आपके बना दिए। ये जो इंट है, और मैं कह देता हूं कि ये जो जगह है, ये जो एड्रेस है, इस एड्रेस को मैं यहाँ पे, ये जो एड्रेस है इसको मैं कहता हूं कि ये 0100 है, ठीक है, 1000 है, चलो यूं कर लेते हैं, ठीक है। सो ये एड्रेस ये वाला बन रहा है, ठीक है, और ये एड्रेस मैं इसकी बात कर रहा हूं, ओके, यहाँ पर। नाउ अब स्टूडेंट्स ऐसा है, मैं ये कहता हूं, मैं सपोज करता हूं कि मैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, चले मैं कहता हूं ये मैं टर्बो सी यूज कर रहा हूं, और मैं कहता हूं कि ये टर्बो सी के बारे में सपोज कर लेता हूं। मैं कहता हूं कि जो इसका इंट वेरिएबल है ये रैम के अंदर कितना लेता है, ये 2 बाइट्स लेता है सपोज, ठीक है। तो ये सपोजिशन मैंने कर लिया, इसके बेस पे मैं काम कर रहा हूं आगे, ओके। अगर ये 2 बाइट्स लेगा तो ऑब्वियसली ये जो ए है, जब मैं ये इंस्ट्रक्शन लिखता हूं तो कंप्यूटर इस इंस्ट्रक्शन को काट के इसकी जगह क्या करता है कि यहां पर इस जगह पे ये जो जगह है इस सारे को यहां से लेकर यहां तक इसको बाउंड कर देता है, बाइंड कर देता है इसके साथ, ठीक है, यानी वेरिएबल को इसके साथ बाइंड कर देता है, और कहता ये है कि ये जो चीज है ये है, ठीक है, ये वेरिएबल ए है, ठीक है। सो इस स्पेस ये जो चीज है ये रैम, ए क्या चीज होगी, ए ये चीज होगी, ठीक है। ये जो 2 बाइट्स हैं ये ए कहलाएगी, ठीक है। सो हम लोग अपनी आसानी के लिए हम अपनी जुबान के अंदर प्रोग्रामिंग लिखते हैं, लेकिन कंप्यूटर जो है अपने हिसाब से काम करता है, ओके। उसके बाद सेकंड चीज मैंने लिखी a इज इक्वल टू 5, ये काम कर दिया। जब मैंने ये काम किया तो इस सूरत में क्या होगा, इस सूरत में मैं नई बाइनरी में लिख रहा हूं, मैं नॉर्मली इधर बाइनरी में चीज लिखी होगी, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि यहां पर क्या आएगा, यहां पे वो ऐसे, जब मैं ये वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करूंगा सेकंड वाली, तो ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, ये इन दोनों के अंदर, याद रखिएगा, इन दोनों के अंदर मिला के 5 लिख देगा, ठीक है। ये नहीं है कि ये सिर्फ इधर वो करेगा, ठीक है। लाइक चलिए मैं आपको इस मार्कर से लिख देता हूं, ऐसे लिखेगा 5, ठीक है। सो क्योंकि इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने के लिए अगर 2 बाइट चाहिए तो रैम के अंदर 2 बाइट ले लेगा। ये कंपाइलर का अपना मेथड होता है कि वो कितने बाइट्स ले लेगा, ठीक है। सो ये इस तरीके से इसको स्टोर करेगा, क्लियर। तो ये डिपेंड करता है कि इंटीजर का साइज कितना है, उस हिसाब से कितनी वैल्यूज उसके अंदर स्टोर हो सकती हैं, उस हिसाब से नंबर ऑफ बाइट्स ली जाएंगी, ठीक है। सो 2 बाइट्स के अंदर कितना डेटा स्टोर हो सकता है, ये हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि 8 बिट्स हैं तो
इस तरह से हम कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो बड़ा इजीली इसको चेक किया जा सकता है कि कितनी बिट्स आपकी यानी 2 बाइट्स यानी कि 16 बिट्स के अंदर कितना 2⁻16 करके चेक कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि कितना डेटा स्टोर होगा। ओके, सो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, ठीक है। हम लोग हमने ये देखा कि रैम क्या होती है और ये देखा कि ये जो प्रोग्रामिंग है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम है, याद रखिएगा। सो वो प्रोग्राम को ही डील कर रहा है। ये प्रोग्राम जो है रैम के अंदर कैसे स्टोर करेगा, मैंने आपको ये मेथड बताया। अगर ये सिंपल सा वेरिएबल हम यहाँ स्टोर करा सकते हैं तो इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड किस्म के स्ट्रक्चर भी यहाँ बन सकते हैं, जैसा कि आपकी अरे हो गई, आपका स्टैक हो गया, यानी कुछ भी बन सकता है, ठीक है। सो वो रैम के अंदर ही सारे स्ट्रक्चर बन रहे होते हैं। ओके, मेमोरी की हमने बात की, होपफुली आपको अंडरस्टैंड होगी। इससे आगे हम चलते हैं, ठीक है। ओके, सो इसको मैं क्लियर कर लेता हूं अपने सारे स्ट्रक्चर को और हम लोग आगे चलते हैं। मेन मेमोरी का मकसद आपको समझ आ गया, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जब भी किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने लगेगा, कोई भी वर्किंग करेगा, वो मेन मेमोरी के अंदर ले जाएगा। इवन जो प्रोग्राम आपका जब कंपाइल होने के बाद बिट्स और बाइट्स के अंदर कन्वर्ट होगा तो वो रैम के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं एक दफा और आपको एक और चीज बता दूं, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम कहीं पे काम करेगा तो इसमें तरीका ये होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, मसलन फर्ज करें मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं इधर। ओके स्टूडेंट्स, यहां पर मैं कह देता हूं कि यहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो गया, इतनी जगह रैम के अंदर। ऑब्वियसली जब आपका कंप्यूटर चलेगा तो शुरू में बायोस लोड होगी, उसके बाद सेकंड नंबर पे ऑपरेटिंग सिस्टम बायोस का प्रोग्राम लोड होगा, फिर उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोग्राम लोड होगा, ठीक है। और ये सारा प्रोग्राम रैम के अंदर पड़ा हुआ होगा। उसके बाद फर्ज करें यूजर का कोई प्रोग्राम आएगा तो ऑब्वियसली जरूरी नहीं है कि इस सारे एरिया के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम लोड है, हो सकता है कि थोड़ा सा एरिया जो है वो खाली भी हो, जो कि फ्यूचर में कुछ स्ट्रक्चर्स वगैरह ऑपरेटिंग सिस्टम को चाहिए होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए या कुछ जब वो रन टाइम पे प्रोग्राम क्रिएट करता है तो उसके लिए स्पेस अपनी रखता है, ठीक है। ये इस तरह से होती है, सारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, याद रखिएगा। ओके, क्लियर होगी बात। ओके, इससे आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे हो सकता है कि आगे चल के फर्ज करें यहां पर एक जब प्रोसेस आपका एक प्रोग्राम जो है जब आपका लोड होता है मेमोरी के अंदर तो वो इस तरह करके लोड होता है। जब मेमोरी के अंदर एक प्रोग्राम आपका मेमोरी के अंदर चला जाता है तो हम कहते हैं कि वो प्रोसेस बन गया, ठीक है। सो मैं कह देता हूं कि ये जो है प्रोसेस है, ये प्रोसेस 1 है, ठीक है। सो यहां पे मैं कहता हूं कि प्रोसेस 1 स्टोर है, तो ऑब्वियसली उसने रैम के अंदर इधर से लेकर इधर तक बाइट्स आपने लिए हुए हैं, ठीक है। इसी तरह फर्ज करें मैं कहता हूं कि एक और प्रोसेस है जो कि यहां पे स्टोर हो गया, ठीक है। सो ये 2 प्रोसेस हैं, ये P1 है, यहाँ पर दूसरा जो प्रोसेस है ये इसको हम कह देते हैं कि ये जो है ना P5 है, ठीक है। सो ओके, ये 2 प्रोसेस यहाँ पे लोड हो गए, ठीक है। सो जो प्रोग्राम यहाँ पर लोड हुए होंगे रैम के अंदर फॉर एग्जीक्यूशन, हम कहते हैं कि ये मल्टी प्रोग्रामिंग हो रही है, ठीक है। अगर एक प्रोग्राम डिस्क के अंदर पड़ा हुआ है तो वो आइडल है, उसको नहीं प्रोसेस बोलेंगे। जब प्रोग्राम लोड होगा रैम के अंदर हम कहेंगे कि ये प्रोसेस बन गया है, ठीक है। सो प्रोसेसेस जो हैं वो लोड होते हैं, लाइक जैसे मैं अगर आपको यहाँ पे टास्क मैनेजर के अंदर बता दूं, टास्क मैनेजर के अंदर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको ये प्रोसेसेस शो कर रहा है, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, क्योंकि मैं ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो ये बैकग्राउंड में ये खुला हुआ है, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ठीक है। सो ये बता रहा है कि अगर मैं इसको क्लोज कर दूंगा तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्लोज हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर फर्ज करें मैं यहाँ पर मैं अपने कंप्यूटर के अंदर क्या करता हूँ कि एक छोटा सा काम करता हूँ, मैं अपने कंप्यूटर में MS पेंट को रन करता हूँ, ठीक है। तो देखिए आपके सामने ये MS पेंट जो है ये आपके सामने ये प्रोग्राम आ गया, ये देखिए ये प्रोग्राम रन हो रहा है, ठीक है। सो MS पेंट का ये प्रोग्राम आपके सामने रन हो रहा है, ठीक है। तो आप अगर देखें तो साथ ही साथ ये जो आपका टास्क मैनेजर था जो मैंने ओपन किया हुआ था, इस टास्क मैनेजर के अंदर आप देखिए कि यहाँ पर आपका MS पेंट भी आ गया, ठीक है। अब अगर मैं इस MS पेंट को यहाँ से क्लोज कर दूंगा
तो आप देखिएगा वहां से वो क्लोज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से वो प्रोसेस, सो एक प्रोग्राम, जब वो प्रोग्राम डिस्क के अंदर पड़ा हुआ है, जब मैं उसको रन करता हूँ तो वो रैम के अंदर आता है। सो आप देख रहे हैं कि प्रोसेस कैसे बनते हैं, ठीक है। सो मैं चाह रहा हूँ कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो, बजाय इसके कि आप समझें कि ये सारी थ्योरी है और ये सिर्फ कहानी है और एक ऐसी चीज है जो कि अंडरस्टैंडेबल नहीं है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये प्रैक्टिकल चीज है, मैं यहाँ पे आपको शो करके दिखा रहा हूँ। सो आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोसेसेस, और ये सारे प्रोसेसेस हैं, ठीक है। और जो प्रोसेसेस इस आगे चल के हम इसकी मजीद डिटेल भी पढ़ेंगे, बट इसको फिलहाल इतना रखते हैं, ठीक है, कि प्रोसेस क्या होता है अब आपको समझ आ गया है, ठीक है। सो और ये भी लिखा हुआ है कि कोई अगर 32 बिट प्रोसेस है तो वो लिखा हुआ है, और अगर कोई 64 बिट होगा, जैसे ये देखें ये 32 बिट प्रोसेस है, इसी तरह जो जिसके आगे नहीं लिखा हुआ वो 64 बिट है। मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट है। सो ये बहुत सारी चीजें, अगर मैं इसकी डिटेल्स में जाऊं तो मुझे और डिटेल बताएगा, हर प्रोसेस के बारे में डिटेल बताएगा। हर प्रोसेस की एक आईडी भी होती है और उसका स्टेटस होता है कि वो रनिंग स्टेटस में है या सस्पेंडेड है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सस्पेंडेड एंड सो ऑन, डिफरेंट स्टेटस हो सकते हैं। ये चीजें हम लोग देख सकते हैं आगे जो प्रोसेसेस पढ़ेंगे उसके अंदर मजीद ये चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। और सीपीयू की कितनी साइकिल्स कौन प्रोसेस यूज कर रहा है, देखें ये इसने 2 यूज कर रहा है साइकिल्स एंड सो ऑन, ठीक है। सो आप देख रहे हैं कि बाज़ औक़ात साइकिल्स बढ़ रही हैं, बाज़ औक़ात घट रही हैं। तो कोई अगर प्रोसेस ऐसे माउस के साथ अटैच्ड है तो आप देख रहे हैं उसकी साइकिल बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। सो ये आपकी, और उसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ लिखी हुई है, और कितने किलोबाइट, देखिए मेमोरी के अंदर कितनी जगह ली हुई है इस प्रोसेस ने, ये भी लिखा हुआ है। सो इट मींस कि ऑपरेटिंग सिस्टम ये सारे काम कर रहा है, बैकग्राउंड में प्रोसेसेस चल रहे हैं और वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं। प्रोसेसेस एंड परफॉर्मेंस, इन चीज़ों को हम अक्सर देखने वाले हैं, ठीक है। इसी तरह बैकग्राउंड में बहुत सारी सर्विसेज जो हैं वो चल रही होती हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सर्विसेज के तौर पर, यानी बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम खुद एक सर्वर होता है और वो सर्व कर रहा होता है हम यूजर को। हम जो काम कर रहे हैं वो वर्क स्टेशन है और ये बैकग्राउंड में सर्विसेज चल रही हैं जो हमें सर्व कर रहे हैं, ठीक है। मैं जो लॉगिन हुआ हूँ, मैं एक वर्क स्टेशन पे लॉगिन हुआ हूँ और उसके ऊपर वर्किंग कर रहा हूँ अपनी, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ये होपफुली ये आपको समझ आया होगा कि जब भी आपका प्रोग्राम चलेगा तो वो रैम के अंदर, यानी देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम भी रैम में लोड होगा। सो ये मैंने P1 लिख दिया, इससे परेशान नहीं होना। ये ना हो कि आप कहेंगे ये P1 क्या चीज है, इसको यूं समझ लें कि ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ये फर्ज कर लें कैलकुलेटर प्रोग्राम है, नो प्रॉब्लम। जैसे आप समझ लें, जिस तरह आपको समझ आती है आप उस तरह ले लें, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जो सीपीयू है, अब सीपीयू की ड्यूटी क्या होती है, वो कभी ये ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा होता है, कभी वो जंप करके यहाँ आ जाता है, इसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है इधर से, और कभी वो यहाँ पे आके इसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है। और इन सब का डेटा जो है उसने रैम के अंदर एक अलग जगह पे रखा होता है, मसलन फर्ज करें यहाँ पे रखा होगा। और हर प्रोसेस से रिलेटेड जो डेटा होता है वो एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर रखा होता है, उस एरिया को हम बोलते हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। और प्रोसेस की जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर यूज होती है। मसलन प्रोसेस फर्ज करें एक्यूमुलेटर रजिस्टर के अंदर उसने कोई वैल्यू रखी हुई है, फर्ज करें उसने काउंटर रजिस्टर के अंदर एक वैल्यू रखी है, तो वो जो रजिस्टर्स की वैल्यू जो ये जिन रजिस्टर्स को ये यूज कर रहा है उनकी वैल्यूज इसने वहां पे पीसीबी के अंदर, यानी पीसीबी जो प्रोसेस है, प्रोसेस 1 जो है, इसका पीसीबी 1 कहीं पे पड़ा हुआ होगा, इसने वो सारा डेटा वहां पे स्टोर किया होगा। तो जब सीपीयू इसको एग्जीक्यूट कर रहा होगा तो पीसीबी 1 के डेटा को यूज करते हुए इसको एग्जीक्यूट कर रहा होगा। जब वो इसको स्टॉप करेगा एग्जीक्यूट करना तो वो क्या करेगा, इसका जो डेटा होगा जो सीपीयू के पास होगा वो सारा उठा के पीसीबी 1 के अंदर सेव कर देगा, और यहां से कंट्रोल शिफ्ट हो जाएगा इधर और इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। जब इस प्रोग्राम को फर्ज करें एग्जीक्यूट किया कुछ देर तक, तो उसके बाद अगर उसने वापस इधर शिफ्ट होना है तो वो क्या करेगा, इसका डेटा जो है उठा के पीसीबी 5 के अंदर सेव करेगा और फिर वापस इधर आएगा। और इधर आने के लिए वो क्या करेगा, इसका डेटा यहाँ पीसीबी 1 में से जब लोड करेगा, जिसको पता चल जाएगा कि ये जो प्रोसेस है ये इधर तक एग्जीक्यूट हो चुका है, फिर उससे आगे उसकी एग्जीक्यूशन शुरू करेगा, ये नहीं कि दोबारा यहाँ से शुरू कर दे। सो प्रोसेसेस के अंदर ये प्रोसेसेस इस तरह से काम करते हैं। होपफुली ये आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, ठीक है। तो ये रैम के अंदर इस तरह प्रोसेस लोड होते हैं। जब ये प्रोसेस अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर चुका होगा तो फिर क्या होगा, फिर यहाँ पर एक मेमोरी के अंदर ये जो जगह है, ये वाली जो जगह है, यहाँ पे मेमोरी के अंदर एक होल बन जाएगा।
फर्ज करें ये 400 किलोबाइट का है तो 400 किलोबाइट का एक होल बन जाएगा। इसको भी मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि इसको कैसे मैनेज किया जाता है। ओके, सो ये आपके रैम के बारे में एक इंट्रोडक्शन था, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए रैम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम बात करते हैं मैग्नेटिक डिस्क की, ठीक है, और इंशाल्लाह इसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करते हैं। यहाँ पर हम अपनी वीडियो को स्टॉप कर लेते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके अंदर बात करते हैं। ओके।